हेलो मेरे प्यारे रसगुल्लो एंड स्वीट हार्ट, आप सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक। चलिए आज हम चर्चा करते हैं उपसह संयोजन यौगिक। आज हमारा टॉपिक है उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है? जैसे कोई उपसह संयोजन कंपाउंड दे दिया जाता है तो उसका आईपीएस नाम कैसे लिखे जाएगा, कैसे लिखे जाएगा बताओ। अब ध्यान दो, इसमें से पेपर में जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कभी पूछ लेगा लिगेंड पर आवेश कितना है, लिगेंड किस प्रकार का है, एक दंतुर लिगेंड है कि द्विदंतुर लिगेंड है कि बहुदंतुर लिगेंड है, ठीक है। या तो लिगेंड का नाम ही पूछ लेगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा डाटा है तो हम सब चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं उपसह संयोजन यौगिक। यौगिक माने कंपाउंड, यौगिक माने कंपाउंड। जैसे H2 और प्लस O2 आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। तो H2O जल क्या है? एक यौगिक है ना भाई, एक यौगिक है, एक कंपाउंड है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे उपसह संयोजन यौगिक। उपसह संयोजन यौगिक, तो उपसह संयोजन यौगिक किसे कहते हैं? तो सबसे पहले उपसह संयोजन यौगिक जानने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा उपसह संयोजक बंध किसे कहते हैं। तो उपसह संयोजक बंध में क्या होता है? कोई भी केंद्रीय परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु को जब दान देता है तो वहाँ जो बंध बनता है वहाँ कौन सा बंध बनता है? उपसह संयोजन बंध बनता है। मान लीजिए कि ए के पास हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ए ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, ए ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया, तो यहाँ जो बंध बनेगा उस बंध को उपसह संयोजक बंध कहा जाएगा। उपसह संयोजक बंध को हम लोग तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे? तीर से। यह तीर प्रदर्शित कर रहा है कि ए और बीच के बीच कौन सा बंध बना है? उपसह संयोजक बंध बना है। और यहाँ ए ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको दान दिया है? बी को अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, पेयर में दिया है, ठीक है। किसमें? पेयर में। एक पेयर का या 2 इलेक्ट्रॉन ए ने बी को दान दिया है। तो हमने आपको उपसह संयोजक यौगिक के बारे में बताया। अब ध्यान, जिस भी यौगिक में उपसह संयोजक बंध उपस्थित होगा उस यौगिक को उपसह संयोजक यौगिक कहा जाएगा। जिस भी यौगिक में उपसह संयोजक बंध, क्या? उपसह संयोजक बंध, क्या? उपसह संयोजक बंध जिस यौगिक में उपस्थित होगा उस यौगिक को उपसह संयोजक यौगिक कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम लोग लिखते हैं K4FeCN6। अब ध्यान दो, यह जो कंपाउंड बनाया है, यह जो भी यौगिक है, इसमें आयरन से जितने भी समूह जुटे हैं, साइनाइड समूह, साइनाइड को ही यहाँ पे लिगेंड कहेंगे, फिर डिटेल्स आके बताएंगे। तो यह जो लिगेंड जुटा है और आयरन के बीच जो आयरन और साइनाइड के बीच जो बंध बना है वह बंध कैसा है? उपसह संयोजक बंध बना है, जिस कारण इस कंपाउंड को उपसह संयोजक यौगिक कहा जाता है। अब हम लोग उपसह संयोजक यौगिक के बारे में जान गए हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां या टर्म है, उनको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले पढ़ते हैं कि संकुल यौगिक किसे कहते हैं। संकुल यौगिक किसे कहते हैं? समझो, वे यौगिक जो जल में अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं, ठीक है, या जल में अपने आयनों के रूप में विभक्त नहीं होते हैं, उन यौगिकों को संकुल यौगिक कहा जाता है। यही एक संकुल यौगिक है। इसको हम लोग तोड़ते हैं पहले। अगर हम लोग K4, ठीक है, Fe, ठीक, CN6 इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा? K प्लस बन जाएगा। पोटेशियम कितने अणु है? 4, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा। और प्लस क्या बन जाएगा? Fe, ठीक, CN6, यहाँ माइनस। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग K4FeCN6 को ब्रेक करेंगे तो K प्लस FeCN6 बनेगा, ऊपर माइनस। जब इस कंपाउंड को आपस पुनः जोड़ेंगे तो हमें उत्पाद यही मिल जाएगा। यह जो चिन्ह है यह उत्क्रमणीय का चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है। उत्क्रमणीय का चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि A से B भी बन सकता है, A से B भी बन सकता है। उत्क्रमणीय के चिन्ह का अर्थ मैं बता रहा हूँ कि A से B भी बन सकता है और B से A भी बन सकता है। यह उत्क्रमणीय का चिन्ह है। तो यहाँ पे यह यौगिक दिखा रहा है कि मतलब कि कोई भी संकुल यौगिक हो, अगर उसे जलीय विलयन में तोड़ते हैं उसको आयन के रूप में, तो आयन में टूट जाएगा, लेकिन पुनः यह आयन इकट्ठा होकर यह कंपाउंड बन जाएगा। तो इस प्रकार के यौगिक को संकुल यौगिक कहा जाता है। अब संकुल यौगिक तो सरल है। आपके पेपर में बहुविकल्पिक तौर पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि द्विक लवण किसे कहते हैं? क्या पूछा जा सकता है कि द्विक, ठीक है, द्विक लवण किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो, IMP है।
ठीक है। द्विक लवण, द्विक लवण क्या होता है कि वह लवण जो अपने आयनों के रूप में विभक्त हो जाते हैं, माने इन्हें जल में घोलने पर ये अपने आयनों के रूप में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, द्विक लवण कहा जाता है। द्विक लवण के उदाहरण जैसे कार्निलाइट, क्या हो गया, कार्निलाइट हो गया, फिटकरी हो गया, कार्निलाइट हो गया, फिटकरी हो गया, ठीक है। और बताओ और क्या हो सकता है, मोहर लवण, क्या हो सकता है, मोहर लवण। तो ये जितने भी जितना भी लिखा जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है बाबू। जैसे कार्निलाइट, ठीक है, इसका नाम क्या है, कार्नेलाइट। अब ध्यान दो, कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र ही आपसे पूछ ले तब क्या बताओगे भाई। कार्नेलाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, KCl, ठीक, बिंदु, MgCl2, MgCl2, KCl MgCl2 इंटू 6H2O। कार्निलाइट का फार्मूला क्या होता है, KCl MgCl2 इंटू 6H2O। तो कार्निलाइट एक द्विक लवण है, इसे अगर हम जल में डालेंगे तो यह अपने आयनों के रूप में पुनः विभक्त हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, और टूटने के बाद पुनः वापस नहीं प्राप्त होगा। अगर हम इसमें फिटकरी भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, फिटकरी, फिटकरी फार्मूला बताओ, K2SO4, ठीक, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। आपने कभी फिटकरी लिया है, फिटकरी को जब जल में डालते हैं तो क्या फिटकरी के आयन पुनः प्राप्त हो सकते हैं, नहीं प्राप्त होते, वे अपने आयनों के रूप में बिखर गए हैं, टूट गए हैं। तो इस प्रकार के कंपाउंड को क्या कहा जाता है बाबू लोग, द्विक लवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विक लवण। एक और है मोहर लवण, मोहर लवण, ठीक है, क्या है, मोहर लवण। इन तीनों का रासायनिक फार्मूला, रासायनिक सूत्र भी याद रखना, अभी और इसमें कुछ बताएंगे। अब इसमें क्या होता है, मोहर लवण क्या होता है, Fe, मोहर लवण का फार्मूला बताओ कोई, अगर किसमें FeSO4, फिर क्या होता है, NH4 का होल थ्राइस इंटू 6H2O। इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है कि मोहर लवण। क्या कहा जाता है, मोहर लवण। थोड़ा सा कुछ गलती है क्या इसमें, FeNH यहाँ पे ना SO4 रहेगा तब, ठीक है, एक बार देख लेते, हाँ, यहाँ पे SO4 फिर 6H2O रहेगा, इसे ही कहते हैं मोहर लवण। FeSO4 NH4 का होल थ्राइस इंटू SO4 इंटू 6H2O, इसे कहते हैं मोहर लवण कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि कार्नेलाइट में जल के कितने अणु विद्यमान होते हैं। तो कार्नेलाइट के यौगिक में जल के कुल कितने अणु विद्यमान होते हैं, 6 अणु। फिटकरी में कुल जल के कितने अणु विद्यमान होते हैं, 24। और मोहर लवण में कुल कितने जल के अणु विद्यमान होते हैं, 6। तो याद रखिएगा, द्विक लवण उन्हें कहा जाता है जिन्हें जल में डालने पर अपना अस्तित्व खो देते हैं या अपने आयनों के रूप में विभक्त हो जाते हैं। उस प्रकार के यौगिकों को क्या कहा जाता है, द्विक लवण कहा जाता है। उदाहरण के रूप में कार्निलाइट, फिटकरी, मोहर लवण यहाँ पे लिखा गया है। अब हम चलते हैं उप सहसंयोजन यौगिक लिखते हैं और उनसे संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं उनको देखेंगे। तो याद रखिएगा, इसे मिटाते हैं, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आएगा पेपर में। चलो अब ध्यान चलते हैं हम उप सहसंयोजक यौगिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। क्या चलते हैं, उप सहसंयोजन यौगिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। जिस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, यहाँ बीच में लिखते हैं तो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम एक उदाहरण लिखते हैं, K4, ठीक, FeCN6। अब इसी यौगिक के बारे में, यह एक प्रकार का क्या है, संकुल यौगिक, मतलब कह सकते हैं उप सहसंयोजन यौगिक है। किस प्रकार के यौगिक है, उप सहसंयोजन यौगिक है। अब याद रखिएगा, इस कोष्टक को पहले जानो क्या कहते हैं, गुरु कोष्टक कहते हैं। कौन सा कोष्टक कहते हैं, गुरु कोष्टक, गुरु कोष्टक कहते हैं, ठीक। अब याद रखिएगा, गुरु कोष्टक के अंदर जितने भी अवयव आते हैं, ठीक, इन्हें क्या कहा जाता है, समन्वय मंडल। क्या कहा जाता है, समन्वय मंडल। क्या कहा जाता है, समन्वय मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समन्वय मंडल। अब याद रखिएगा, यहाँ पे जो आयन उपस्थित है इसे क्या कहा जाएगा, प्रति आयन। क्या कहा जाएगा, प्रति आयन, प्रति आयन कहा जाएगा बाबू। क्या कहा जाएगा, प्रति आयन कहा जाएगा। और याद रखिएगा, यह जो परमाणु है इसे क्या कहा जाता है, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु नाम से पहले परिचित हो जाओ। इसे क्या कहते हैं, केंद्रीय परमाणु कहते हैं। और यह जो 4 है +4 को क्या कहते हैं, प्राथमिक संयोजकता। क्या बोला जाता है, प्राथमिक संयोजकता, ठीक। और यहाँ पे जो 6 है इसे क्या कहते हैं बाबू, द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, ठीक।
प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, लिगेंड किसे कहते हैं, प्रतिआयन किसे कहते हैं, समन्वय मंडल किसे कहते हैं, केंद्रीय परमाणु किसे कहते हैं, मैंने सब कुछ आपको बता दिया। इससे संबंधित कुछ और शब्दावलियाँ हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। समन्वय मंडल को या समन्वय सत्ता कहो या समन्वय परिसर को, इससे अन्य नाम से समन्वय मंडल को या समन्वय सत्ता कहो या समन्वय परिसर कहो, ठीक है। तो एक ही नाम है इसका, अलग अलग नाम है सब, जब समन्वय मंडल को, सत्ता को या परिसर को, इतने सारे कंपाउंड को। इसमें कुछ छूट गया आपको बताओ, तो इसमें याद रखना कि इसको क्या कहते हैं, प्रतिआयन कहते हैं, इसको प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, इसको द्वितीयक संयोजकता कहते हैं, इसे गुरु कोष्ठक कहते हैं। और लिगेंड मैंने लिखा क्या, ये जो सीएन है, सीएन, इसे क्या कहते हैं, लिगेंड। यही तो सब कुछ है इसमें, ठीक है। क्या कहते हैं, लिगेंड। इसे क्या कहा जाता है, लिगेंड कहा जाता है। तो केंद्रीय परमाणु भी अब याद रखना कि इस प्रकार का कोई भी कंपाउंड आएगा, जब इसका आप नामकरण करेंगे तो आपको इन सभी बारे में जानकारी होना चाहिए कि प्रतिआयन कौन सा है, आयन कौन सा है, केंद्रीय परमाणु क्या है, लिगेंड क्या है, ठीक है। समन्वय सत्ता क्या है, समन्वय परिसर एक ही चीज़ है कि अलग है, ठीक है। प्राथमिक संयोजकता किसे कहते हैं, द्वितीयक संयोजकता किसे कहते हैं, आपको सब ये बात याद होना चाहिए, ठीक है, परेशानी नहीं होगी, ठीक है। प्रतिआयन आपको मालूम हो गया। अब इस ना, जिससे कि हमको के को क्या कहेंगे, के को, पोटेशियम को क्या कहा जाएगा, प्रतिआयन। पोटेशियम को प्रतिआयन कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, प्रतिआयन। लेकिन ये जो पूरा ये सत्ता है, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा आयन मंडल। क्या कहा जाएगा, आयन मंडल। आयन मंडल याद रखिएगा। K4 टोटल कहेंगे तो आयन मंडल, अगर K का बात करेंगे तो प्रतिआयन, अगर 4 का बात करेंगे तो प्राथमिक संयोजकता। Fe मतलब केंद्रीय परमाणु, Cn मतलब लिगेंड, 6 मतलब द्वितीयक संयोजकता। कोष्ठक को हम लोग कहते हैं गुरु कोष्ठक। इस सत्ता को क्या कहते हैं, समन्वय सत्ता कहेंगे, समन्वय मंडल कहेंगे, समन्वय परिसर कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको लिखना चाहते हैं तो लिख लो। अब सीधे हम चलते हैं लिगेंड के प्रकार, ठीक है। लिगेंड कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा लिगेंड आवेश के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। आवेश के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार होते हैं। आयन के आधार पर कर सकते हैं, किसके आधार पर, आयन के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार होते हैं। एक होता है धनायन लिगेंड, और दूसरा होता है ऋणायन लिगेंड, और तीसरा होता है उदासीन लिगेंड। क्या, उदासीन लिगेंड। धन आयन लिगेंड में क्या होता है, और ऋण आयन लिगेंड क्या होता है, और उदासीन लिगेंड क्या होता है, हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिएगा धनायन लिगेंड में हम लोग बात करते हैं कि CuNH4, ठीक, CuNH3 का होल 4, फिर इधर लिखा जा रहा है SO4 डबल माइनस, ठीक। एक इसको लिखते हैं और दूसरा लेते हैं K4Fe, ठीक, CN6, ठीक, K4FeCN6। अब याद रखो, जब इसे ब्रेक किया जाएगा, जब इस कंपाउंड को ब्रेक किया जाएगा तो क्या बनेगा, बताओ बताओ। देखो बनेगा क्या, Cu, ठीक, NH3 का 4, और इधर क्या बन जाएगा, देखो SO4 हमेशा डबल माइनस के रूप में होगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, डबल प्लस आ जाएगा, अर्थात यह किस प्रकार का लिगेंड है, धनात्मक लिगेंड है, ठीक है, समझेंगे। और यहाँ पे SO4 डबल माइनस बन जाएगा। अब इसको ब्रेक करते हैं, चलो इसे ब्रेक करते हैं। जब इसे ब्रेक किया जाएगा तो बताओ क्या बन जाएगा, FeCN6। भाई K प्लस होता है, पोटेशियम हमेशा प्लस के रूप में होता है, तो ये इस आयन के ऊपर क्या आएगा, समन्वय सत्ता या समन्वय परिसर के ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, -1, और क्या बन जाएगा, K प्लस। अब K प्लस बन जाएगा, पोटेशियम कितने अणु, 4 अणु, तो 4 लगा दो। तो हम कह सकते हैं यह किस प्रकार का मतलब कि लिगेंड है, ऋणात्मक लिगेंड है। यह किस प्रकार का मतलब कि लिगेंड के 3 प्रकार बताए, मैंने बताया कि यहाँ जो लिगेंड है यह क्या है, धनात्मक लिगेंड है, यहाँ पे लिगेंड ऋणात्मक लिगेंड है, CN- से पता चल रहा है, इससे पता चल। और एक लिगेंड होता है उभयधर्मी लिगेंड। क्या होता है, उभयधर्मी लिगेंड। जैसे हम लिखते हैं Ni, ठीक, CO4, NiCO4। अब याद रखो, इसमें आप क्या कर सकते हैं भाई, इसमें तो प्लस माइनस कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें आप ब्रेक ही नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उदासीन लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे, उदासीन। क्या कहेंगे, उदासीन। कौन सा लिगेंड कहा जाएगा बाबू, उदासीन लिगेंड कहा जाएगा। तो आपको समझ आएगा मतलब धनात्मक लिगेंड किसे कहते हैं, ऋणात्मक लिगेंड किसे कहते हैं, और उदासीन लिगेंड किसे कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग ना कि दंतुरता के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, दंतुरता कहने का तात्पर्य है कि लिगेंड में कौन कौन सा आयन मौजूद है, ठीक है। अगर लिगेंड में 1 आयन है तो 1 दंतुर है, अगर 2 आयन है 2 दंतुर है, 3 आयन है तो 3 दंतुर है, 4 आयन है तो चतुर्थ दंतुर। लेकिन हम लोग 1 आयन को 1 दंतुर और 2 आयन को द्विदंतुर, और 2 से अधिक आयन हो जाते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, बहुदंतुर लिगेंड कहते हैं। तो हम लोग दंतुरता के आधार पर लिगेंड हो सकता है। अब बोलेंगे सर उदाहरण तो दे दीजिए। देखो यार, देखो
जैसे Cn माइनस, जहाँ भी का Cn दिखाई दे, Cn हमेशा साइनाइड का माइनस, साइनाइड का तो माइनस रूप में होता है, अर्थात यह एक दंतुर लिगेंड है। कैसा है? एक दंतुर लिगेंड है। ठीक, Cn माइनस को हो या Nc माइनस को हो, इसे साइनाइड कहेंगे, इसे आइसोसाइनाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोसाइनाइड। या X माइनस को, X मतलब क्या? हैलोजन समूह, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, या इसी को ना लिख को हम यहाँ लिख देते हैं ब्रोमीन। तो यह भी क्या है? एक दंतुर लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? एक दंतुर लिगेंड है। अब जैसे हम आओ बात कर लेते हैं पराक्साइडो। ठीक, जैसे कि O2 के ऊपर डबल माइनस। ठीक, O2 के ऊपर डबल माइनस, एक पराक्साइड है। क्या है? पराक्साइड। मतलब यह भी किस प्रकार का लिगेंड है? एक दंतुर लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? एक दंतुर है। जैसे O के ऊपर डबल माइनस ऑक्साइड, O के ऊपर डबल माइनस ऑक्साइड, यह भी कैसा है? एक दंतुर लिगेंड है। हम बताएं एक दंतुर के लिगेंड बारे में। अब चलते हैं द्विदंतुर लिगेंड किसे कहते हैं? द्विदंतुर लिगेंड किसे कहा जाता है? द्विदंतुर लिगेंड में क्या होता है कि दो दाता परमाणु होते हैं। कितने? दो। द्विदंतुर लिगेंड। द्विदंतुर लिगेंड में कितने दाता परमाणु होते हैं? दो होते हैं। उदाहरण के रूप में ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। C2O4 डबल माइनस को ही ऑक्सलेटो कहते हैं। ऑक्सलेटो का संरचना का पूछ ले तो कैसे बनेगा? बनाओ। कार्बन, कार्बन के बीच सिंगल बंध, कार्बन से डबल बंध ऑक्सीजन, इधर से कार्बन से डबल बंध ऑक्सीजन, इधर कार्बन से ऑक्सीजन ऊपर माइनस, कार्बन से ऑक्सीजन ऊपर माइनस, इसे ही क्या कहते हैं? ऑक्सलेटो कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सलेटो। ठीक, ऑक्सलेटो। याद रखिए किस प्रकार का लिगेंड है? द्विदंतुर लिगेंड है। यह कैसा लिगेंड है? द्विदंतुर लिगेंड है। अब इसमें आओ कुछ लेते हैं, जैसे एथिलीन डाइएमीन लेते हैं। आपके पेपर में, आपके किताब में इसका बहुत प्रयोग किया गया है। एथिलीन डाइएमीन, इसे क्या कहते हैं? एथिलीन डाइएमीन। क्या कहते हैं? एथिलीन डाइएमीन। इसका स्ट्रक्चर देखो, हम लिख देते हैं एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन का संरचना कैसे बनेगा? ध्यान दो। CH2 सिंगल बंध NH2, उधर भी लगाओ सिंगल बंध NH2। इस प्रकार के कंपाउंड को क्या कहते हैं? एथिलीन डाइएमीन कहा जाता है। तो एथिलीन डाइएमीन के बारे में याद रखना, इसमें डाई आ रहा है, एथिलीन फिर डाइएमीन। किस प्रकार का लिगेंड है? द्विदंतुर लिगेंड है। और एक दंतुर लिगेंड द्विदंतुर में आपको याद रखना, ऑक्सलेटो याद रखना है और एथिलीन डाइएमीन याद रखना है। बहुदंतुर लिगेंड में चलते हैं हम लोग। बहुदंतुर लिगेंड को भी पढ़ लेते हैं, इस सब नोट करो पहले। चलो आगे चले, बढ़े। चलो EDTA एक है बहुदंतुर लिगेंड। बहुदंतुर लिगेंड में हम लेते हैं उदाहरण के रूप में EDTA, ऊपर कितना? -4। ठीक, एथिलीन डाइटेट्राएमीन। ठीक, ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन कहा जाता है। एथिलीन, इसका नाम लिखते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। EDTA का पावर कितना? -4। ये बहुदंतुर लिगेंड है। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर बना देते हैं। ऑक्सलेटो को लिख चुके बाबू लोग, लिखो एथिलीन डाइएमीन को, इसको भी लिख ले। चलो अब एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन का संरचना बनाते हैं। अब ध्यान दो, इसका संरचना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, जटिल एकदम नहीं है बाबू, याद हो जाएगा। कार्बन सिंगल बंध, कार्बन इधर भी डबल बंध बनाओ, फिर यहाँ जोड़ो CH2, इधर भी जोड़ो CH2। ठीक, अब यहाँ पे जोड़ो नाइट्रोजन, इधर भी जोड़ो नाइट्रोजन। देखो कार्बन सिंगल बंध, कार्बन इधर CH2 डबल बंध, इधर भी कार्बन CH2 डबल बंध। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने एक इधर दिखाया, 2 इधर बीजी कर दिया और 2 इधर दिखाया, फिर इसको भी इस तरीके से कर दिया। 5 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं टोटल? देखो 2 इधर 4 और एक इधर 5, 2 2 4 1 5। ठीक, अब क्या एसीटेट आयन मतलब क्या? एसीटेट आयन मतलब क्या होता है? CH3COO, CH2COO-, यहाँ भी CH2COO-, यहाँ भी CH2COO-, CH2COO-।
ठीक, इसका ही नाम है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन। एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन, यह किस प्रकार का लिगेंड है? यह बहुतंतुर लिगेंड है। इसमें 1 2 3 4 आयन है। कितने हैं? 4। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी 5 1 6, इसमें टोटल कितने आयन है? 6 आयन है। कितने? 6 आयन है। तो हम कह सकते हैं 6 तंतुर लिगेंड है। आगे चलते हैं, इसका नाम समझ आएगा, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब हम लोग आपको बताएंगे मतलब किसी भी कंपाउंड का आईपीएससी नाम मतलब कैसे लिखा जाएगा। आईपीएससी नाम लिखने से पहले कुछ हमने आपको लिगेंड के बारे में यहाँ पे इमेज दे रहे हैं, इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, देख लो इसे। अब देखना कि मतलब कि हम लोग लिगेंड तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं किलेट किसे कहते हैं, ठीक है। लिगेंड तो हो गया हमारा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। किलेट संकुल, एक परिभाषा पूछा जाता है किलेट, बहुत अच्छा नाम बाबू, घबराना मत। किलेट, किलेट क्या पूछा गया? किलेट संकुल किसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए किलेट संकुल का परिभाषा या उदाहरण जब भी पूछा जाएगा 2 नंबर में पूछा जाएगा, किलेट संकुल किसे कहते हैं। आधा बच्चा सोचेंगे गलती तो नहीं लिख दिया है, किलेट होना चाहिए, गलत है। तो याद रखिए किलेट संकुल किसे कहते हैं। किलेट संकुल किसे कहते हैं? जब कोई लिगेंड द्विदंतुर हो या बहुदंतुर हो और केंद्रीय परमाणु से जुटा हो और छल्ला का निर्माण या वलय का निर्माण कर रहा हो, तो उस प्रकार के संकुल को किलेट संकुल कहा जाता है। फिर से समझो, जब कोई द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय परमाणु से जुटा हो और वलय अर्थात छल्ला का निर्माण कर रहा हो, तो उस प्रकार के संकुल को क्या कहते हैं बाबू? किलेट संकुल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग चलते हैं कॉपर, ठीक है। हम एक बना रहे हैं कॉपर। अब कॉपर से हम लोग इस प्रकार का बनाएंगे कि किलेट संकुल होगा, ठीक है। इधर देखो NH2, यहाँ भी लगाओ NH2, इधर भी NH2, देखो नाइट्रोजन यहाँ पे बंद बना रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन से बंद दिखा रहे हैं। ये मत सोचना कि सर जी हाइड्रोजन किधर कर दो, उल्टा पड़ रहे हैं, नहीं सही है NH2, ठीक है। मैंने यह लिखा। फिर याद रखना इधर क्या लिखना है? CH2, फिर यहाँ भी क्या लिखना है? CH2, इससे जोड़ दो। फिर यहाँ भी क्या लिखना है बाबू? CH2, इधर भी क्या लिखना है? CH2। तो इस प्रकार के संकुल को क्या कहा जाता है? किलेट संकुल। जब कोई लिगेंड द्विदंतुर हो या बहुदंतुर हो, वह केंद्रीय परमाणु से जुटा हो और वलय अर्थात छल्ला का निर्माण कर रहा हो, तो इस प्रकार के संकुल को क्या कहा जाता है? किलेट संकुल कहा जाता है। किलेट संकुल को मैंने आपको उदाहरण दे दिया और समझा भी दिया। अब यहाँ पे देखो इस तरीके उपसर्ग संयोजक संख्या बंद इस तरीके से दिखाया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, कहाँ आगे चलते हैं आगे। एक और परिभाषा पूछ सकता है, उभयदंतुर लिगेंड किसे कहते हैं? उभयदंतुर लिगेंड किसे कहते हैं? तो किलेट संकुल तो समझ आ गया ना। चलो अब उभयदंतुर लिगेंड में क्या होता है कि बहुत अच्छा है, यह भी अच्छा परिभाषा है, बहुत स्वादिष्ट, ऐसा समझो, बहुत मजेदार है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे उभयदंतुर लिगेंड किसे? उभयदंतुर, ठीक, लिगेंड। तो याद रखिएगा उभयदंतुर लिगेंड किसे कहते हैं? उभयदंतुर लिगेंड किससे कहते हैं? मान लीजिए कि कोई केंद्रीय परमाणु मेटल, कोई भी केंद्रीय परमाणु हमेशा डी ब्लॉक का तत्व होगा, याद रखिएगा। कोई केंद्रीय परमाणु हो और इससे जो लिगेंड जुटा हो, चाहे CN जुटा हो, ठीक है, या केंद्रीय परमाणु से क्या जुटा हो? SCN जुटा हो, क्या जुटा हो? SCN, ठीक है, SCN। तो इस प्रकार का जो भी केंद्रीय परमाणु से लिगेंड जुटा हो, इस लिगेंड में 2 दाता परमाणु हो, कितने? 2 दाता परमाणु हो, तो इस प्रकार के लिगेंड को क्या कहते हैं? उभयदंतुर लिगेंड कहते हैं। देखो मेटल मतलब केंद्रीय परमाणु से साइनाइड जुटा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन दान कर रहा है? कार्बन। कौन दान कर रहा है? कार्बन। तो इसे साइनाइड कहेंगे। लेकिन इसी कंपाउंड को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते बाबू, NC हो सकता है, NC। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन दान कर रहा है? नाइट्रोजन। देखो लिगेंड तो है एक ही, यहाँ भी N है, यहाँ भी NC है, यहाँ भी NC है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का दान कौन कर रहा है? कार्बन। और यहाँ पे कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा मतलब केंद्रीय परमाणु से जो भी लिगेंड जुटा हो उसमें 2 दाता परमाणु हो, लेकिन एक समय एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करे, तो इस प्रकार के संकुल को, इस प्रकार के लिगेंड को क्या कहते हैं? उभयदंतुर लिगेंड कहते हैं। तो याद रख लो, इसे साइनाइड, इसका नाम क्या होगा? साइनाइड लिगेंड है, इसे आइसोसाइनाइड लिगेंड कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? साइनाइटो। देखो ऋणात्मक तो होता है तो O जुड़ता है, अभी हम आगे बताएंगे, ठीक है। O जुड़ता है आखिरी में, तो साइनाइड को साइनाइटो पढ़ेंगे और आइसोसाइनाइड को आइसोसाइनाइटो और साइनाइडो, ठीक है। अब याद रखो मेटल से
क्या जुटा है, S, फिर C, फिर N जुटा है, ठीक है, ऐसे। तो इसे थायोसाइनाइटो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, थायोसाइनाइटो। लेकिन यहाँ एक चीज और हो सकता है बाबू, देखो 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 देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे अभी तो सल्फर ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दान दे। अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दान दे तो इसे आइसो, क्या पढ़ेंगे, आइसोथायोसाइनाइटो, आइसोथायोसाइनाइटो। और इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे थायोसाइनाइटो, थायोसाइनाइटो, आइसोथायोसाइनाइटो। यहाँ पे दाता परमाणु कौन है, सल्फर है, इधर दाता परमाणु कौन सा है, नाइट्रोजन है। साइनाइटो में कौन सा है, कार्बन है, और आइसोसाइनाइटो में कौन है, नाइट्रोजन है। तो इस प्रकार के लिगेंड को उभयतंतुर लिगेंड कहा जाता है। अब चलते हैं हम लोग उप सहसंयोजन सत्ता या उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसे मिटाते हैं। उप सहसंयोजन सत्ता या उप सहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं या कैसे निकाला जाता है, समझो। उप सहसंयोजक संख्या पूछे, ठीक है, या उप सहसंयोजक सत्ता लिख देते हैं। उप सहसंयोजक संख्या कहे या उप सहसंयोजक संख्या कहे या उप सहसंयोजक, हाँ संख्या है, ठीक है। उप सहसंयोजक संख्या कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो उप सहसंयोजक संख्या या कैसे निकाला जाता है, तो उप सहसंयोजक संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला है, क्या, लिगेंडो की संख्या से गुणा कर देना है, किससे, दंतुरता से, ठीक है, कि लिगेंड कितना दंतुर है। देखो लिगेंडो की संख्या से गुणा कर देना है, किससे, दंतुरता से। तो उप सहसंयोजक संख्या निकल जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो आपको उत्तर देना होगा। चलो इनका उत्तर दो ना, हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, एक दो बता देने पहले। K4, ठीक, FeCN6। अब पूछ लिया जाए कि मैं इसमें उप सहसंयोजक संख्या कितना है, ठीक है। तो याद रखो लिगेंडो की संख्या कितनी है, 6 है। लिगेंडो की दंतुरता कितना है, याद करो हमने क्या बताया था, Cn हमेशा माइनस रूप में होता है, अर्थात यह एक दंतुर लिगेंड है। इसकी दंतुरता क्या है, 1 से गुणा कर दो। तो इसमें उप सहसंयोजक संख्या कितनी होगी, 6, ठीक। उप सहसंयोजक संख्या कितनी होगी, 6। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि Fe, ठीक, Fe ले लेते हैं। ओहो, फिर इधर लिया जाता है H2O, फिर 6, ठीक, H2O6, फिर यहाँ पे लिया जाता है Cl3। अब इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें उप सहसंयोजक संख्या कितना है। सबसे पहले लिगेंडो की संख्या क्या, जल को एक्वा पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, एक्वा। यहाँ पे लिगेंडो की संख्या कितने है बाबू, 6। अब बताओ जल एक दंतुर, द्विदंतुर कितना, जल बताओ, एक दंतुर है, 1 से गुणा करो, कितना आ गया। इसमें लिगेंडो की संख्या कितनी है, 6 है, कितनी है, 6 है। अब इसमें बताना आप लोग, इसमें आप लोग बताना, चलिए बताओ, ठीक, हाँ इसको बताओ, इसकी मतलब उप सहसंयोजक संख्या इस लिगेंड में कितना है, इस लिगेंड में उप सहसंयोजक संख्या कितनी है बाबू, याद रखो। लिगेंडो की संख्या कितनी है, 3। लिगेंडो की दंतुरता बताओ, एथिलीन डाइएमीन में बताओ एक दंतुर है कि द्विदंतुर, यह कितना द्विदंतुर लिगेंड है। तो इसमें उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो गई बाबू, 6। कितनी हो गई, 6। समझ आई नहीं, कुछ क्वेश्चन थे, करोगे, चलो नोट करो। उप सहसंयोजक संख्या निकालने के लिए फार्मूला क्या है, लिगेंडो की संख्या गुणे दंतुरता। चलो हम क्वेश्चन लेते हैं Ag, ठीक है, Cn का होल ट्वाइस। इसमें बताओ लिगेंडो की संख्या कितने, मतलब उप सहसंयोजक संख्या कितनी है, FeCO5। इसमें बताओ आप लोग कितनी है, ठीक है। और एक हम और क्वेश्चन देते हैं जो पेपर में पूछा जा सकता है आपके, Fe, फिर यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं EDTA, ठीक है, और यहाँ -4 कर देते हैं, ठीक। अब बताओ इसमें उप सहसंयोजक संख्या कितनी, भाई Cn माइनस होता है, लिगेंडो की संख्या कितनी है, 2, दंतुरता कितनी है, 1, उप सहसंयोजक संख्या कितनी, 2। इसमें देखो लिगेंडो की संख्या कितनी है, 5, दंतुरता कितनी है, CO 1 होता है, भाई कितना उप सहसंयोजक संख्या 5। इसमें बताओ, इसमें देखो लिगेंडो की संख्या कितनी है, इसमें दिया है क्वेश्चन में, लिगेंडो की संख्या नहीं दिया है, ठीक। इसमें लिगेंडो की संख्या 1 है,
इसकी दंतुरता कितनी होती है, मैंने बताया था EDTA एथिलीन डाई टेट्रा एसीटेट आयन का जो दंतुरता कितनी होती है 6 होती है। तो इसमें लिगेंडों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 6। तो याद रखिएगा मतलब उप सहसंयोजन संख्या निकालने की विधि यही है कि लिगेंडों की संख्या गुणे दंतुरता, ठीक है। तो यहाँ पे जो मान है यह उप सहसंयोजन संख्या निकालने की विधि है। अब हम लोग आगे चलते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालना। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलता है समझो, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग चलते हैं केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाएगा। चलो हम इसी के इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है। अब पूछ लिया जाए कि इसमें केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, कीजिए भाई कीजिए। इसमें केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना उसे क्या मान लिया जाता है, यक्स। बाबू क्या मान लिया जाता है, यक्स। मैथ के स्टूडेंट हो आप लोग मान सकते हो, बायो वाले भी हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। चलो चलो यक्स, ठीक। अब ध्यान दो CN साइनाइड हमने क्या बताया था, साइनाइड माइनस, मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ, इसको याद करना है, टर्म है किसके ऊपर कितना आवेश होता है, ठीक है। चलो आगे यक्स, ठीक है। CN मतलब माइनस होता है, मतलब इसके -1 कितना CN है 2 से गुणा कर दो। इधर ऊपर प्लस माइनस कुछ है नहीं, तो यहाँ क्या लिखना है बाबू 0। तो यक्स -2 बराबर कितना बाबू 0। तो x बराबर क्या लिखा जाएगा 2। मतलब कि यहाँ Ag प्लस की मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यहाँ Ag प्लस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 2। मतलब कि कह सकते हैं कि Ag प्लस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 2। हम एक और देते हैं, आपको बताना है K4 जो बहुत बार उपयोग हो चुका है यार इसका, K4 FeCN6। इसमें बताओ आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, इसमें बताओ आप आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। तो इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या, 1 मिनट को, देखो तो इसमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है। करो चलो देखो, आयरन बताना है। पोटेशियम कितना होता है +1, ठीक। अब पोटेशियम कितने अणु 4, तो 4 से गुणा कर दो, ठीक। फिर प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं प्लस, आयरन कितना मान है यक्स, ठीक, प्लस, फिर प्लस मानो। कितना साइनाइड कितना होता है -1, कितने साइनाइड हैं 6, ठीक। बराबर क्या है, इधर प्लस माइनस है कुछ नहीं तो 0। तो याद रखो 4 + x -6 बराबर 0, 4 - 2 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा बताओ बताओ बताओ, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 2। अर्थात यहाँ भी आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 2 है। तो ऑक्सीकरण संख्या समझ आया नहीं। देखो ऑक्सीकरण संख्या तभी है जब कुछ आयन प्लस के रूप में होते हैं, माइनस के रूप में होते हैं, आपको याद होगा तभी निकलेगा। हम एक देते हैं आपको क्वेश्चन करने के लिए, चलो करो। Fe इसे मिटा दें, चलो 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 मिटाते हैं। चलो लिखो 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 इधर बाबू Fe, ठीक, Fe फिर H2O6, ठीक, यही क्वेश्चन है, हाँ यही। फिर यहाँ लिख देते हैं Cl3। इसमें आपको बताना है कि आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या इस क्वेश्चन में कितनी है। जोर लगाओ जोर लगाओ। देखो आयरन की कितना मान लिया जब आप लोगों X, ठीक। जल उदासीन 0, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, 6 से गुणा करने पे कुछ नहीं निकलेगा 0। प्लस क्लोरीन कितना होता है -1, क्लोरीन के कितने अणु 3, बराबर क्या लिखा जाएगा 0। भाई ऊपर प्लस माइनस आवाज होगा तो यहाँ लिखा जाएगा, प्लस में रहेगा प्लस में लिखा जाएगा, माइनस में रहेगा माइनस में लिखा जाएगा, कुछ नहीं है तो 0। तो यक्स -3 बराबर क्या है 0। तो यक्स बराबर क्या आ गया बाबू 3 आ गया। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 3 है। आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 3। हम एक क्वेश्चन देते हैं फिर आगे चलते हैं, नाम लिखना सीखते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं कौन इसका नाम लिख सकता है। चलो लिखो तुम लोग, क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, हाँ ऐसा ही समझो पेपर में आ सकता है। CO, ठीक है, CO फिर H2O, फिर कोष्टक में CN, फिर कोष्टक में EN, ठीक, कोष्टक में EN और होल ट्वाइस, ऊपर प्लस माइनस है भाई क्वेश्चन में, हाँ है +2 है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन में बताओ कि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। सही से बना दे यार, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या बताओ। देखो कोबाल्ट को मैंने यक्स माना, जल जल कितना भाई 0, जल क्या माना जाएगा 0, क्या माना जाएगा 0। Cn हमेशा -1 होता है, यहाँ Cn -1 होता है, Cn- बस एक ही है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, हाँ Cn- दिया, ठीक है, बस इतना ही। अब एथिलीन डाई एमीन, इसमें बताओ
कितना होता है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +3 है। तो याद रखिएगा मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए, आप इस क्वेश्चन को करके आना है घर से। कोबाल्ट लिखो, ठीक है, कोबाल्ट लिखो, फिर इधर लिखना है Br2 फिर En, ठीक है, Br2 फिर En, फिर इसका कितना करना है, यहाँ -1 करना है, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, इसमें किसका निकालना है, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। अब चलते हैं हम लोग कुछ उदाहरण, एक परिभाषा पढ़ते हैं, ठीक है, फिर परिभाषा आते हैं, इसको मिटा देते हैं, चलो सही है, लिख लो, हो जाता है ठीक। एक आपसे पूछ सकता है परिभाषा, होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल किसे कहते हैं, होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल किसे कहते हैं, बताओ। होमोलैप्टिक संकुल तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल किसे कहते हैं। होमोलैप्टिक संकुल में मात्र जो लिगेंड जुटा हो एक ही प्रकार का लिगेंड होता है। अब हेट्रोलैप्टिक लिगेंड में लिगेंडों की संख्या एक से अधिक, मतलब अनेक प्रकार के लिगेंड जुड़े होते हैं, तो उसे हेट्रोलैप्टिक संकुल कहा जाता है। और जब एक ही प्रकार का लिगेंड जुटा हो तो उसे क्या कहते हैं, होमोलैप्टिक लिगेंड कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग लिखते हैं Fe, ठीक, Fe लिखा जाता है, फिर En, फिर इसका होल ट्वाइस कर दो। तो अब ध्यान दो, फिर और लिखो Pt, ठीक, Pt लिख दिया मैंने, ठीक है, Pt और फिर Cl कितना कर दो, 4, ठीक, Cl4 कर दो। और उदाहरण लिख देते हैं, कॉपर लिख देते हैं, फिर Cn, क्या Cn का 4 कर देते हैं, और फिर ऊपर क्या लगा देते हैं, -3 लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ -2 लगा दो, ठीक है। याद रखो, होमोलैप्टिक संकुल किसे कहते हैं, होमोलैप्टिक संकुल में जो भी लिगेंड जुटा हो केंद्रीय परमाणु से वह लिगेंड एक ही प्रकार का होना चाहिए। यहाँ पे देखो बस एथिलीन डाइएमीन जुटा है, यहाँ पे क्लोरीन ही जुटा है, यहाँ पे क्या जुटा है, साइनाइड ही बस जुटा है। तो अगर केंद्रीय परमाणु से एक ही प्रकार के लिगेंड जुटते हैं तो उसे होमोलैप्टिक कहा जाता है। और हेट्रोलैप्टिक किसे कहा जाता है कि केंद्रीय परमाणु से, देखो यह किस प्रकार का लिगेंड है, हेट्रोलैप्टिक है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु से एक ब्रोमीन भी जुट रहा है और एथिलीन डाइएमीन भी। यहाँ 2 प्रकार के लिगेंड जुट रहे हैं, किससे, केंद्रीय परमाणु से। केंद्रीय परमाणु से जब 2 प्रकार के लिगेंड जुटते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, हेट्रोलैप्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेट्रोलैप्टिक कहा जाता है। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ और उदाहरण में चलते हैं कि हम लोग अभी जो इक्वेशन लिखे थे ना, CO लिखे थे, फिर H2O लिखे थे, फिर Cn लिखे थे, फिर En लिखे थे, इसका होल ट्वाइस कर दो बस। अब ध्यान दो, केंद्रीय परमाणु से एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुटे हैं तो इस संकुल को क्या कहा जाएगा, इस संकुल को किस प्रकार संकुल कहा जाएगा, हेट्रोलैप्टिक संकुल कहा जाएगा। और यहाँ पे देखो केंद्रीय परमाणु से जितने भी लिगेंड जुटे हैं सब एक ही प्रकार के हैं, तो होमोलैप्टिक इन्हें कहते हैं और हेट्रोलैप्टिक इसे कहते हैं। तो होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल में आपको अंतर समझ आ गया, अच्छी बात है। अब हम आपको नाम लिखाना सिखाते हैं, इस प्रकार के संकुल यौगिकों का IPSC नाम कैसे लिखा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पेपर में आएगा, छपेगा, एकदम देख लेना ढका। चलो कैसे लिखा जाएगा, नाम लिखाते हैं। देखो कुछ यहाँ कंपाउंड दिया गया है, इनका IPSC नाम आपको लिखना होगा, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले याद रखो ना कि ये तो प्रति आयन है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो याद रखिएगा प्रति आयन में कोई भी संख्या लगा हो उसका नाम नहीं है। जैसे यहाँ पे 4 है तो टेट्रा नहीं लिखा जाएगा, तो इसका नाम कैसे नहीं लिखा जाएगा, देखो पोटेशियम, ठीक है, इसका नाम क्या लिखा जाएगा, देखो पोटेशियम हेक्सा साइनाइटो फेरेट आयन, क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनाइटो फेरेट आयन। फिर आयरन का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा उसको भी लिखा जाएगा। फिर समझो आगे, क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम, ठीक, हेक्सा साइनाइटो, पोटेशियम हेक्सा साइनाइटो, ठीक। और फिर क्या लिखेंगे, फेरेट। अब याद रखो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालो, तो कैसे निकलेगा, याद करो। इसका क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, इसका X हो जाएगा, इसका क्या -6, अब उधर आ जाएगा तो +2। तो रोमन अंक में आपको यहाँ +2 भी लिखना पड़ेगा, फिर आयन लिखना पड़ेगा बाबू, तब जाके नाम सही होगा। आगे चलो, सब एक में ही रहेगा, कोई भी अलग नहीं रहेगा, सब एक में ही लिखना है, ठीक है। अब इसका नाम लिखो, हेक्सा साइनाइटो, क्या लिखा जाएगा, हेक्सा साइनाइटो, क्या लिखा जाएगा, फेरेट लिख दिए। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा बताओ,
इधर इसका -1 और इधर करोगे 6, -6 और -6, इधर क्या है -4 है, इधर +4, इधर 2 आ जाएगा। कितना है 2। रोमन अंक में क्या लिखना पड़ेगा 2, फिर आयन लिखना पड़ेगा, फिर इसको लिखने के बाद सब एक ही लिखना पड़ेगा, हेक्सासाइनाइटोफेरेट आयन। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, कोबाल्ट। CO कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल है, कार्बोनिल। तो क्या पढ़ेंगे, टेट्रा 4 के लिए टेट्रा कार्बोनिल। देखो टेट्रा कार्बोनिल निकिल। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कुछ हो सकती है भाई, 0 हो सकती है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसका लिखो डाईएमीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम। क्या होगा, डाईएमीन, ठीक, फिर डाईक्लोराइडो, ठीक, डाईएमीन डाईक्लोराइडो, फिर क्या लिखा जाएगा, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम, ठीक है, इसका यही नाम होगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहते हो इसका निकाल लो आसानी से, इसका 0 हो जाएगा, इसका -2 उधर हो जाएगा +2, यहाँ पे 2 लिख दो, फिर आयन लिख दो, लिखना पड़ेगा आपको आयन, याद रखिएगा। अब इसका नाम क्या लिखोगे, हेक्सा एक्वा। जल के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, एक्वा, तो हेक्सा एक्वा, ठीक, हेक्सा एक्वा। फिर क्या लिखते हैं, Ti को टाइटेनियम, क्या लिखा जाएगा, टाइटेनियम, ठीक है, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, ठीक है। आगे चलते हैं, इसे लिखो। देखो इसका नाम लिखना है, ठीक है। कैसे नाम लिखा जाएगा, ध्यान दो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको जब फुल क्लास दिया जाएगा, आपको सिलेबस कोर्स कराया जाएगा, तो मैं वहाँ आपको नाम लिखना सिखाऊंगा। यहाँ मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल से नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। इसको देख लो, लिखा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस, ठीक। अब ध्यान दो, इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, इसका नाम लिखो, चलो देखो डाईक्लोराइडो 20 एथिलीन डाईक्लोराइडो 20 एथिलीन डाईएमीन कोबाल्टेट आयन, ठीक है। क्या होगा, डाईक्लोराइडो, ठीक, फिर 20, फिर एथिलीन डाईएमीन, ठीक, फिर क्या लिखा जाएगा, कोबाल्टेट आयन, ठीक है। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। देखो क्लोरीन का -1 होता है, इसका 0 हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, रोमन अंक में 2 लिख दो, बात खत्म। इसका नाम लिखो, देखो पोटेशियम इसके लिए पोटेशियम टेट्रा, 4 के लिए पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइडो, ठीक है, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, क्या कहा जाएगा, जिंकेट आयन हो जाएगा, आयन लिखो। इसका कितना होगा, +2 हो जाएगा, सॉरी हाँ, इधर +2 हो जाएगा, इधर ऑक्सीजन OH माइनस होता है -1, इधर कितना है 4 है, 4, और इधर बराबर 0, तो यहाँ -2 मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जिंकेट कोष्टक में 2 आयन सब एक में ही रहेगा, याद रखना, ठीक है। अब इसका नाम लिखो, इसके लिए सोडियम डाईसाइनाइटो अर्जेंटेट, सोडियम डाई, ठीक, सोडियम डाई साइनाइटो, सोडियम डाईसाइनाइटो अर्जेंटेट, ठीक, अर्जेंटेट। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना, इसका +1 हो जाएगा, इधर साइनाइड CN -2 होता है, इधर 2 से गुणा करोगे 1 आ जाएगा बाबू, 1, रोमन अंक में 1 लिखना है। अब इसका नाम लिख के देखो, तब जाने, देखो पेंटाएमीन, इसका नाम लिखो, पेंटाएमीन ट्राइकार्बोनिल, याद रखो, पेंटाएमीन ट्राइकार्बोनिल। फिर क्या लिखना पड़ेगा, कोबाल्ट, क्या लिखना पड़ेगा, कोबाल्ट, ठीक। अब याद रखो, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालो, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, ठीक, 0 -1 इधर आएगा, +1, फिर यहाँ क्लोराइडो लिखा जाएगा, आखिरी में क्या लिखा जाएगा, क्लोराइडो, ठीक है।
नाम ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। हम आपको कुछ दे रहे हैं क्वेश्चन जो आपको करना पड़ेगा, आप करिएगा, कमेंट करिएगा, आपका कमेंट भी देखा जाएगा कौन कौन बालक सही लिख रहा है, कौन कौन गलत लिख रहा है, ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन दिया गया है आपको, मैंने क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है आपके लिए। अब आप पांचों क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे, ठीक है, दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, अगली क्लास में मिलेंगे।